हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल इकरा क्लासेज। तो सबसे पहले जुड़ जाइए सभी लोग और अपने अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए क्लास को। तो चलिए, ये क्लास मंडे क्लास का टेस्ट डिस्कशन है, जिसमें आज का मंडे का जो क्लास टेस्ट हुआ था उसी टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्न होंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द हम लोग क्लास शुरू करेंगे। जुड़ जाइए सभी लोग। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर ने जर्मनी में सत्ता कब संभाली थी। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, सी 1933 या डी 1940। हिटलर ने जर्मनी में सत्ता कब संभाली थी? ऑप्शन आंसर लगाइए। 1925 होगा, 1930 होगा, 1933 होगा या 1940 होगा। आंसर लगाइए, कौन सा आंसर होगा? तो ये होगा 1933। हिटलर ने जर्मनी में सत्ता 1933 में संभाला था। तो आइए हिटलर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है। हिटलर का जन्म हुआ 1889 ऑस्ट्रेलिया में। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से लड़ रहा था। युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हो जाती है। हार होने के बाद जो जीतने वाले देश होते हैं वो सारे के सारे देश उस पर एक संधि थोपते हैं। ये जगह वर्साय था, इसीलिए इसे वर्साय की संधि कहा गया। और ये हुआ था 1919 में। तो वर्साय की संधि की बात की जाए कि वर्साय की संधि किस वर्ष हुई, तो ये 1919 में हुई थी। और ये संधि किस देश से संबंधित है, तो ये जर्मनी से संबंधित है। वर्साय की संधि में उस पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी। जैसे पाबंदी में क्या था, तो पाबंदी में था कि वो अपना जो खनिज होगा, खनिज उसका वो इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसका इस्तेमाल जो जीतने वाले देश हैं वो लोग करेंगे। उसके अलावा इसे कोई भी किसी भी प्रकार के सैनिक रखने के अधिकार को खत्म कर दिया गया था कि आज के बाद से ये सैनिक वैनिक ये सब कुछ रख नहीं पाएगा। उसके बाद बात की जाए तो हिटलर जो था ये उसके बाद एक पार्टी को ज्वाइन करता है। उस पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाजी कहा जाता है। और यही बाद में नाजीवाद के नाम से मशहूर हुआ था, नाजीवाद। और बाद में चल करके ये नाजी का नेता बन गया। 1933 में यह जर्मनी का चांसलर बनता है। और जस्ट अगले साल ही 1934 में यह तानाशाह बन जाता है। हिटलर ने यहूदी विरोधी नीति अपनाई और लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। 1939 में हिटलर ने एक बहुत बड़ी गलती की कि इसने पोलैंड पे हमला कर दिया। और पोलैंड के हमले के साथ ही दुनिया ने एक दूसरा विश्व युद्ध को देखा, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ। तो कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रधार कौन है? द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रधार कौन है? तो वो है हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध किसके कारण शुरू हुआ? तो हिटलर के कारण शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी 1933 करेक्ट जवाब है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर तो पता नहीं हम लोगों ने कितनी बार कर लिया है, फिर भी आंसर लगाइए। 1885, 1905, 1920 या 1935, कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? क्लिक कीजिए, आंसर लगाइए। तो बताइए कौन सा जवाब होगा इसका? 1885 होगा, 1905 होगा, 1920 होगा या 1935 होगा? कौन सा होगा? बात 1935 का करें तो भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 एक कानून आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935।
ये एक कानून आया था, यूं कह लीजिए कि भारत का ये संविधान था। और यही संविधान आज वर्तमान में इसमें से ही भारत सरकार अधिनियम 1935 में से जितने भी कानून व्यवस्था है एज इट इज या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके वर्तमान जो हमारे देश में अभी लागू है 1950 से संविधान, उसमें इस भारत सरकार अधिनियम के सारे व्यवस्थाओं को लिया गया है, लगभग सारे व्यवस्थाओं को लिया गया है। तो 1935 का हो गया। अब 1920 को देख लेते हैं। 1920 में 1 अगस्त 1920 को भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1905 की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ। और 1885 की बात करें तो ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई और संस्थापक का नाम था एओ ह्यूम। संस्थापक एओ ह्यूम थे। जो पहला अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके पहले जो अध्यक्ष हुए थे, पहले अध्यक्ष WC बनर्जी हुए थे। पहले अधिवेशन में मुस्लिमों की संख्या थी 2 और पहले अधिवेशन में सदस्यों की संख्या मतलब टोटल सदस्य थे 72। इसमें कौन शामिल नहीं हुए थे? शामिल नहीं हुए थे, ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन एक महत्वपूर्ण नेता शामिल नहीं हुए थे। तो उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ इसलिए शामिल नहीं थे क्योंकि कलकत्ता में इनकी खुद की पार्टी की अधिवेशन चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी, इसी वजह से ये बॉम्बे में कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए थे। तो पहले अधिवेशन में कुल सदस्यों की संख्या 72 थी और दूसरे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 436 हो गई थी और इस टाइम में मुस्लिमों की संख्या 33 थी। मतलब पहले अधिवेशन में 72 था तो दूसरे में 436 हो गया, कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई थी। मुसलमान पहले 2 थे तो दूसरे अधिवेशन में 33 हो गए थे, मतलब कि यहाँ भी वृद्धि हुई थी। चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर था ए, ऑप्शन नंबर 1885 करेक्ट जवाब था। जिन का 1885 आंसर है, सही जवाब था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ, 1930 में हुआ, 1942 में हुआ या 1919 में हुआ था? तो कौन सा आंसर होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर कौन सा होगा? आंसर दीजिए। 1920, 1930, 1942 या 1919? कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1930। 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो इसके नमक सत्याग्रह के कुछ फैक्ट है, उसको देख लेते हैं कि दांडी यात्रा से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नवसारी जिला गुजरात में है। दांडी जगह है जो कि नवसारी जिला में है और नवसारी जिला है जो कि गुजरात राज्य में है। तो यहाँ से नमक कर के खिलाफ यात्रा हुआ। यात्रा चला साबरमती आश्रम से दांडी तक। यहाँ 24 दिनों का प्लान था कि 24 दिन में हम लोग इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। जो दूरी थी वो 240 मील की थी। मतलब प्रत्येक दिन कितना चलना था? तो प्रत्येक दिन
10 मील चलना था। प्रत्येक दिन 10 मील चलना था। यात्रा शुरू किस दिन किया गया? तो 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुआ। और वहां पे गांधी जी पहुंच कब गए? तो दांडी में पहुंचे थे गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल को पहुंच करके अगले ही दिन 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर उन्होंने कानून को तोड़ दिया था। जब गांधी जी निकले थे तो उनके साथ जो साथी थे, 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी निकले थे और खुद एक गांधी जी। तो टोटल मिलकर के जो यात्रा में लोग चले थे वो 79 लोग चले थे। नमक कानून का मतलब है कि नमक बनाना। अब नमक जो बनता है वो तो समुद्र से बनेगा, तो इन इलाकों में तो मान लीजिए कि नमक बन जाएगा। लेकिन जो बिहार है वो तो इधर है बिहार, तो इधर है बिहार, तो बिहार के आसपास में कोई समुद्र तो है नहीं, तो वो नमक कैसे बनाए? तो बिहार में नमक कानून नहीं बल्कि चौकीदारी कर आंदोलन चल रहा था। मध्य भारत, जो बीच का भारत है जहाँ पे समुद्र से सीमा नहीं लगती है, वहां पर वन कानून का उल्लंघन हो रहा था। पश्चिम भारत, जहाँ पर समुद्र नहीं है, वहां लाल कुर्ती आंदोलन को चला रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी 1930 करेक्ट है। जिन जिनका 1930 आ रहा है, करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनी थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तो आंसर लगाइए, कमेंट कीजिए आंसर जल्दी। आजाद हिंद फौज की बात करें तो इसका जो गठन किया था सबसे पहले, उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और इसी आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो पुनर्गठन किया था, ये किया था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप में से जिन जिन का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा, या दादा भाई नौरोजी ने लिखा? इनमें से कौन आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने गीता रहस्य, गीता रहस्य और एक पुस्तक लिखा था द आर्कटिक होम इन वेदास। द आर्कटिक होम इन वेदास। गांधी की बात करें तो गांधी ने लिखा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके अलावा इन्होंने लिखा था मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया। अगर हिंद स्वराज पुस्तक की बात करें तो हिंद स्वराज पुस्तक जहाज पर लिखी गई थी। हिंद स्वराज। और इसको लिखने का टाइम था 1909। 1909 में ये शाये हो गया था, रिलीज हो गया था। और इसमें असहयोग आंदोलन का जिक्र किया गया था। असहयोग आंदोलन का जिक्र किया गया था। असहयोग आंदोलन का जिक्र किया गया था। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो रचयिता है, लेखक है, वो ऑप्शन नंबर सी गांधी जी हो जाएंगे। जिन जिनका गांधी जी आंसर आ रहा है, करेक्ट है।
बिल्कुल सही जवाब है गांधी जी, जब गांधी जी आंसर दे रहे हैं वो लोग का। तो जिन जिन का गांधी जी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश है, या फिर बी राजस्थान है, सी मध्य प्रदेश है, या डी महाराष्ट्र। कौन है? आंसर लगाइए। आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र है? कौन है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर हरीके बराज से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हरीके बराज से निकलता है, और राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी नहर जो है ये जीवन रेखा है। इसी से राजस्थान में हरियाली आती है। ये भारत की सबसे लंबी और बड़ी नहर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है। खजुराहो मंदिर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व सब यही है। राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोनार झील। लोनार झील ये उल्कापिंड से बनने वाला एक झील है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। जिसका आंसर राजस्थान है, सही जवाब है। इसमें एक कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि दूध सागर झरना कहाँ है? दूध सागर झरना कहाँ है? दूध सागर झरना यहाँ पे है दुधवा टाइगर रिजर्व, और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है दूध सागर झरना का। तो ये है दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, और दूध सागर झरना जो है ये है गोवा में। इसलिए इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। टाइगर रिजर्व दुधवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और दूध सागर झरना की बात करें तो गोवा में है। चलिए, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? भारत में गंगा नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पे गंगा डॉल्फिन पाया जाता है। गंगा डॉल्फिन भारत में ही पाया जाता है। गंगा की लंबाई भारत में अगर बात करें तो ये 2525 किलोमीटर है, और बिहार में अगर गंगा की लंबाई की बात करें तो ये 445 किलोमीटर है। गंगा सबसे पहले निकलती कहाँ से है? तो ये गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री, या गोमुख कह लीजिए, गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में जाती है, यूपी से आकर बिहार में आती है, बिहार से फिर झारखंड के एक जिला से होकर गुजरती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की होते जाते यहाँ से निकल करके बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड है, बी उत्तर प्रदेश है, सी बिहार है, या डी पश्चिम बंगाल है। तो जिन जिन का आंसर उत्तराखंड आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, या पश्चिम बंगाल है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या
पश्चिम बंगाल। आंसर लगाइए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल है, कौन सा आंसर होगा, कमेंट कीजिए। कोयला की अगर बात कर ले तो सबसे अधिक बेहतरीन कोयला जो है वो है एंथ्रेसाइट, ये कोयला का प्रकार है एंथ्रेसाइट। सेकेंड नंबर पोजीशन पे आता है बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लिग्नाइट, और चौथे नंबर पे आता है पीट कोयला। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है और सबसे बेहतरीन कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, आंसर कीजिए। जब तक के झारखंड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि झारखंड में कोयला क्षेत्र में से कुछ चंद कोयला क्षेत्र का नाम लिख देते हैं, जैसे झरिया है, बोकारो है, गिरिडीह है और डाल्टनगंज है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारत में कोयले भंडार या उत्पादक के हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा आता है, उड़ीसा का स्थान दूसरा आता है और झारखंड का पहला आता है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। जिन जिन का ऑप्शन नंबर ए जवाब था सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कृषि का प्रधान कार्य भारत में कौन सा है, मतलब कृषि का जो मुख्य कार्य है वो भारत में है क्या, तो कृषि का मतलब ही होता है खेती। तो कृषि का प्रधान कार्य भारत में खेती है। जिन जिन का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कौन सा संसाधन अक्षय है, पेट्रोलियम, कोयला, जल, प्राकृतिक गैस। आंसर कीजिए, पेट्रोलियम, कोयला, जल, प्राकृतिक गैस कौन सा होगा। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम भारत में पेट्रोलियम का मुख्य क्षेत्र है, जैसा कि असम है, सबसे पुराना डिगबोई जगह है, डिगबोई। असम के बाद गुजरात है, गुजरात के अलावा है मुंबई हाई, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई कहिए, बॉम्बे हाई के अलावा है बसीन क्षेत्र। प्राकृतिक गैस की बात करें तो जहां जहां तेल क्षेत्र होगा वहां वहां प्राकृतिक गैस भी पाया जाएगा। कोयला की बात करें तो कोयला जैसे कि झारखंड में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा और भी कई सारे राज्य में मिलता है। अब जल जल तो पूरी पृथ्वी पर ही है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सा संसाधन अक्षय है। अक्षय की बात करें तो एक क्षय चीज होता है और एक अक्षय होता है। तो क्षय का मतलब वो होता है जो खत्म हो जाए और अक्षय का मतलब वो होता है जो खत्म ना होता है। इसमें से पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, लेकिन जल खत्म नहीं होगा। तो जिन जिन का ऑप्शन नंबर सी आया था करेक्ट जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1948 को। तो चलिए आंसर कीजिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आंसर कीजिए जल्दी से। 15 अगस्त 1947 की बात करें तो इस दिन भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था ब्रिटिश हुक्मरानी से। 26 जनवरी की बात करें तो पहले तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे रात 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया। और इस दिन ऐलान किया गया था कि 26 जनवरी को हम
पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जो था ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी के याद में इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। जिसका 26 जनवरी 1950 आंसर आ रहा है सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है या कोलकाता में है? कहाँ पर होगा? आंसर कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में था। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में था, लेकिन कलकत्ता से उठा करके भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में लाया गया। तो वर्तमान में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो जिन जिन का ऑप्शन नंबर बी जवाब आ रहा सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 530, बी 545, सी 552 या डी 560। आंसर कीजिए। 530 होगा, 45 होगा, 552 होगा या 560 होगा? कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 552। जिन जिन का ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा करेक्ट जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राष्ट्र बताया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया, संघीय गणराज्य बताया गया या फिर राजतंत्र बताया गया है? तो आंसर कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा? चलिए आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये संविधान के प्रस्तावना में बताया गया था। आइए प्रस्तावना को पहले थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि भारत का संविधान, इसको एक भाषा में उद्देशिका भी कहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। अगर संविधान के बारे में कुछ बात करें तो संविधान के प्रस्तावना के बारे में बात करें तो ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था और इसका विचार जो है अमेरिका से लिया गया है और इस संविधान के उद्देशिका का अर्थात प्रस्तावना का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मतलब भारत के संविधान में प्रस्तावना होगा इसका विचार लिया गया अमेरिका से और उसमें जो भाषा अपनाई गई है वो भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन हो रखे हैं? तो मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़ा गया था, वरना इससे पहले इसमें ये शब्द नहीं थे। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि संविधान की उद्देशिका में कुल कितने शब्द बाद में जोड़े गए संशोधन के माध्यम से, तो 3 हो जाएंगे, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन
14 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या बताइए। 5 है, 6 है, 7 है या 8? 5, 6, 7 या 8? आंसर कीजिए। भारत में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो भारत में मौलिक अधिकार की संख्या की बात करें तो पहले नंबर पे आ जाता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे नंबर पे आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे नंबर पे आ जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवें नंबर पे आ जाएगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठे नंबर पे आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। सातवें नंबर पे आ जाएगा संपत्ति की का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो चलिए बताइए ऑप्शन नंबर 5, 6, 7 या 8 इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? तो अगर इसके जवाब की बात करें तो जिन जिन का आंसर 6 आ रहा सही जवाब है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये जो सातवां मौलिक अधिकार था पहले, इसको इसमें से हटा करके विधि 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 अर्थात कानूनी अधिकार में विधि का अधिकार इसमें शामिल कर दिया गया है। कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार तो थे, लेकिन एक हटा करके 6 कर दिया गया है। तो वर्तमान में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। जिन जिन का आंसर 6 आ रहा है सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और साम्यवादी। बताइए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या साम्यवादी? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जिन जिन का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जवाब करेक्ट जवाब। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला संस्थान कौन? बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला संस्थान कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है, स्टेट ऑफ इंडिया है, वित्त मंत्रालय है या योजना आयोग है? तो आंसर कीजिए कौन हो जाएगा इसका? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का ही खाता खुल सकता है। राष्ट्रपति ही अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को। और इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। तो चलिए भारत में बैंकिंग क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाला संस्थान कौन सा? आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा भारत में बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला संस्थान। और जिन जिन का ऑप्शन नंबर ए जवाब आ रहा था सही जवाब है।
अब है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत भारत में कौन सा है? कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है या व्यापार है? बताइए आंसर क्या होगा? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या व्यापार? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है, वो है सेवा क्षेत्र। तो जिन जिन का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था जवाब, सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कृषि ऋण देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? आरबीआई है, नाबार्ड है, एसबीआई है या आईसीआईसीआई बैंक है? आंसर कीजिए कौन सा बैंक हो जाएगा या कौन सा संस्थान हो जाएगा? आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक। ए, बी, सी या डी, कौन सा हो जाएगा इसमें? तो अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। विकास बैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और कृषि के मदद के लिए देखिए, कृषि ये इसके नाम में ही कृषि है, तो कृषि ऋण देने वाली जो प्रमुख संस्था है वो है नाबार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में या 20 वर्ष में? तो आंसर कीजिए 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। चलिए, भारत में जनगणना की अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुआ था, सर्वप्रथम जनगणना सर्वप्रथम जनगणना हुआ था, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था और ये हुआ था 1872 में। इस जनगणना के बाद में दशकीय जनगणना शुरू कर दी गई कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद दशकीय जनगणना शुरू कर दी गई। तो ये जनगणना, दशकीय जनगणना की शुरुआत हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में और ये हुआ था 1881 में। तो पहला जनगणना हुआ 1881 में, उसके बाद हुआ 1901 में। और इसी 1901 के जनगणना को देखते हुए कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो भारत में जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो वो की जाती है 10 वर्ष में। तो जिन जिन का आंसर ऑप्शन नंबर बी था, करेक्ट जवाब था। तो चलिए, इस टेस्ट में बीसी क्वेश्चन था जिसका एनालिसिस करा दिया गया है। तो इसी के साथ इस क्लास का एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम की अच्छी से तैयारी करते रहिए।